हेलो गाइज, और सब कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक थ्रेडेड जॉइंट का। ओके, थ्रेडेड जॉइंट हो गया, हमारा रिवेटेड जॉइंट हो गया, वेल्डेड जॉइंट हो गया। ठीक है, सारे टॉपिक कराएंगे, सबके क्वेश्चंस भी कराएंगे प्रीवियस डेज में जितने भी आए हुए हैं गेट में। ओके, तो थ्रेडेड जॉइंट या आप कह दो टेम्परेरी जॉइंट टाइप। ठीक है, क्यों जॉइंट, थ्रेडेड जॉइंट क्या यूज है, कहाँ यूज़ किया जाता है। जब भी दो आपके मान लो दो पार्ट हैं, दो आपके अलग अलग पार्ट हैं मशीन के, और उनको आपको असेंबल करना है। असेंबली में आपने काफ़ी देखा होगा मशीन की पार्ट ही क्यों, आप कहीं भी देखो आपके हर जगह, अगर आपके घर में है, अगर आपको आपका डोर है और डोर पे आपको जैसे आपका दरवाज़ा है, दरवाजे पे आपको कुंडा लगाना है, कुछ भी लगाना है, हर जगह बोल्ट तो हर जगह यूज हो रहा है। चाहे वो मशीन हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे आपका घर का हो, कोई सा भी हो, आपको हर जगह, चाहे आपकी टेबल हो, चाहे आपकी मेज, सब जगह बोल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, सब जबको आपको थ्रेडेड जॉइंट मिलेगा, क्योंकि आप हर जगह वेल्डेड जॉइंट नहीं कर सकते। अब वेल्डेड जॉइंट आपके बोल्ट क्या है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ओके, थ्रेडेड जॉइंट जो है, जो थ्रेड टाइप के जॉइंट है, वो इजीली अवेलेबल मार्केट में और सस्ता अवेलेबल है। अब वेल्डेड जॉइंट लाओगे, वेल्डिंग मशीन लाओगे और बुला के लाओगे, कितना खर्चा होता है। वेल्डिंग मशीन किसी घर पे तो रखते नहीं सकते हैं, क्योंकि रोज़ तो काम पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इजीली अवेलेबल है मार्केट में और इजीली हम परचेज कर सकते हैं, सस्ता है बहुत। ये एडवांटेज है किसके कंपेयर में, अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे कि थ्रेडेड जॉइंट को, तो सस्ता है बहुत रिवेटेड जॉइंट की अपेक्षा, और आपका वेल्डेड जॉइंट इजीली अवेलेबल हो जाता है हर जगह। ठीक है, तो इसलिए आपके हर जगह आपको थ्रेडेड जॉइंट मिलेगा। जॉइंट करने के लिए किसी भी दो पार्ट को आपको जॉइंट करना है तो आपको थ्रेडेड जॉइंट आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, अब उसके क्या क्या उसकी खासियतें हैं कि थ्रेडेड जॉइंट आप इजीली असेंबल कर सकते हो, उसको डिसअसेंबल कर सकते हो। जब भी आपको क्या हुआ कि आपको लगता है कि कहाँ यूज होता है, जहाँ पर आपको लगता है कि ये पार्ट मेरा रिपेयर वाला पार्ट है, मेंटेनेंस वाला पार्ट है। ठीक है, और आपको इसको चेंज करना है कि कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाता है। आप देखते हो कि घर पे भी आपके कितने सारे सामान हैं, तो आपको जब कोई दरवाजा है, दरवाजे की कुंडी उसकी ख़राब हो गई। ठीक है, लॉक है दरवाजे का लॉक में भी तो थ्रेडेड जॉइंट लगता है उसको लगाने के लिए, जॉइंट करने के लिए। अब लगता है कुछ टाइम बाद वो जो दरवाजे का लॉक है वो आपका कुछ ख़राब हो गया। ठीक है, तो आप उसको डिसअसेंबल करते हो, उसमें से थ्रेड निकालते हो, उसमें से स्क्रू निकालते हो, और ये स्क्रू निकाल के आप दूसरा लगा देते हो। तो कितना आसान है। अगर आपने वेल्डिंग कर दिया तो वेल्डिंग, तो उसको तोड़ो, तो उससे क्या होता है, जो आपका बेस है, जो आपका दरवाजा है, वो भी नुकसान होगा, और वो तो नुकसान होगा ही होगा। तो एडवांटेज है इन कंपेरिजन टू अगर आप वेल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, थ्रेड जॉइंट दो पार्ट जब आपको जॉइंट करने हैं, और ऐसा जॉइंट जो डिसअसेंबल हो जाए और आपके मुताबिक, समझे। तो ये सब चीज़ें मैंने, ये तो इनकी इसके एडवांटेज में आ गए कि जो चीज़ें मैंने अभी बताई। और जो है आपका लॉक, जो आपका क्या कहते हैं लॉक है, लॉकिंग है, बहुत अच्छा है। मतलब जो लॉकिंग फोर्स है, जैसे कि जो थ्रेड जॉइंट में क्या होता है कि जो थ्रेड है, देखो यहाँ पर जो ये थ्रेड है, देखो ये इस टाइप के थ्रेड होते हैं, जैसे वी शेप में अभी मैंने वी शेप में थ्रेड बनाया। थ्रेड भी कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग थ्रेड हम लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने वी शेप का थ्रेड बनाया, तो ये वी शेप का थ्रेड मान लो मेरे किस में है, इस बोल्ट में है। नट और बोल्ट आपने देखा होगा, नट और बोल्ट। अब देखो मैं यहाँ पे रियल एग्जाम्पल दिखा, देखो ये रहा, ये मेरा क्या है, बोल्ट है। ओके, इसमें थ्रेड बना हुआ है। ठीक है, अब ये मेरा क्या है, देखो ये क्या है, नट है। ठीक है, अब ये नट इस बोल्ट में जाएगा। अब देखो इसमें जो थ्रेड बने हुए किस फॉर्म में बने, हेलिकल शेप में बने हुए हैं। हेलिकल आपने देखा होगा, हेलिकल शेप में बना हुआ है। अब क्या होगा, जब आप इसको टॉर्क दोगे, रोटेशन करोगे, टॉर्क दे रहे हो ना, एक मिनट, हाँ, इसमें क्या हुआ, अगर आप कैसे फोर्स देते हो, अब डायरेक्ट ऐसे करके तो जाता नहीं है, क्योंकि थ्रेड बने हुए हैं। ठीक है, यही तो इसकी खासियत है कि ये सेल्फ लॉकिंग है। सेल्फ लॉकिंग मतलब कि देखो इसमें थ्रेड बना हुआ है, सेल्फ लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है, थ्रेड बना हुआ है। अब जब इसको टॉर्क दे रहा हूँ मैं, तभी इसके अंदर जाएगा। देखो
अभी जब मैं इसको देखो, इसको अब इसमें क्या खासियत है कि जब इसको टॉर्क दे रहा हूँ थ्रेड को तभी इसके अंदर जा रहा है। देखो ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है, देखो इधर मूव कर रहा है। अब क्या करना पड़ रहा है, टॉर्क देना पड़ रहा है, समझ गए, तभी तो मूव कर रहा है ये। अब इसमें क्या खासियत है कि ये सेल्फ लॉक है। अब इसको आप जब तक इस पर टॉर्क नहीं दोगे, तब तक इस पर आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे, टॉर्क नहीं दोगे, तब तक ये मूव नहीं करेगा। आप चाहे किस अभी इस डायरेक्शन में ऐसे रख लो, नहीं मूव जाए, कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब सेल्फ लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। यही तो सेल्फ लॉकिंग है, मतलब अपने आप को सेल्फ लॉक कर लेना, कहीं मूव नहीं करा, समझ गए। सेल्फ लॉकिंग तो थ्रेड में एक क्या खासियत है कि ये जो थ्रेडेड जॉइंट में ये सेल्फ लॉक है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कहीं भी लगा रख सकते हो, वर्टिकल कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो थ्रेड को, समझे। मतलब कि बोल्ट और नट आपकी थ्रेड जो है कहीं भी आप फिट कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। सेल्फ लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है, समझे। और क्या एडवांटेज है, मैंने कहा इजीली प्रोडक्शन भी बहुत क्या कहते हैं बहुत मात्रा में होता है। कुछ तो कंपनियां हैं जो केवल नट और बोल्ट बनाने का काम करती हैं, उनका इतना प्रोडक्शन है केवल नट और बोल्ट ही बनाते हैं, तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन अब होगा ही भाई, मार्केट में इतनी डिमांड है भाई, इतना ज़्यादा यूज होता है तो प्रोडक्शन बहुत इजीली अवेलेबल, बहुत और क्या कहते हैं बहुत सस्ती मशीनें से, बहुत सस्ती मशीनों से आराम से प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा हो रहा है, समझ गए। और ज़्यादा कोई तगड़ा ऑपरेशन नहीं है नट और बोल्ट बनाने में, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, लेथ मशीन है, लेथ मशीन से आप अब क्या होता है सिलिंड्रिकल रॉड ही तो है, एक सिलिंड्रिकल रॉड ही तो है। अब उस सिलिंड्रिकल रॉड में हमने थ्रेड ही तो बनाने हैं। अब थ्रेड बनाने के लिए हमने क्या है सिलिंड्रिकल रॉड को लेथ मशीन पे लगा दिया, और टूल आपको पता है टूल होता है, अब वो आपका जो क्या कहते हैं जो रोटेट करता है स्पिंडल, और स्पिंडल रोटेट करता है तो सिलिंड्रिकल रॉड रोटेट करता है, और टूल लगा दो और टूल लगा दो, ऐसे ऐसे आपका टूल पर मूव करता रहेगा और थ्रेड बनता रहेगा, समझ गए। लेथ से बन जाता है थ्रेड, आपका फॉर्म डाई से बन जाता है, डाई थ्रेड टाइप की डाई हो जाए तो उसको उस सिलिंड्रिकल रॉड में थ्रेड उस डाई को ऐसे रोटेट कर दो तो थ्रेड बन जाएगा, समझ गए। तो ऐसे ही होता है, तो ऐसे थ्रेड बनते हैं। तो हमारे नट जैसे अब तो ये सब चीज़ें इसके एडवांटेज हैं कि ईजिली अवेलेबल है, ये सब चीज़ें। तो पॉइंट देख लेना कि मैंने जो बोले हैं, ओके। अब इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, कहाँ मतलब जो थ्रेड का है क्या नुकसान है। ये नुकसान है कि बहुत अगर आप ज़्यादा मात्रा में लगा दो तो एक तो अपीयरेंस, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं भाई अब कि कहीं है तो हम घर पे तो लगा सकते हैं, चलो ठीक है। अगर कहीं आपको अच्छा अपीयरेंस दिखने में सुंदर होना चाहिए, मतलब कि ऐसा कुछ ना लगे कि मतलब कि फालतू की चीज़ें बाहर निकली। अब नट बोल्ट में क्या है, बाहर से उसका नट बाहर से निकला होता है, हेड भी, और बोल्ट का हेड भी बाहर से निकला होता है, तो बड़ा अजीब सा लगता है ना देखने में, तो अपीयरेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं अपीयरेंस की जरूरत है तो आपको ये सब चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, नट और बोल्ट वाली चीज़ें, समझ गए। तो ज़्यादा मात्रा में नहीं लगा सकते। और क्या चीज़ें करते हैं कि एक सबसे बड़ी बात है कि जब आप नट और बोल्ट लगाने के लिए आपको होल करना पड़ेगा। अब होल करना ही पड़ेगा भाई, दो पार्ट को जॉइंट करना है तो इन दोनों पार्ट को जॉइंट करने के लिए आपको इन दोनों के बीच में आपको होल करना पड़ेगा नट और बोल्ट लगाने के लिए, ठीक है, तभी तो जॉइंट हो पाएंगे। तो क्या होता है, होल करोगे, स्ट्रेस कंसंट्रेशन आएगा, उससे फटीग की प्रॉब्लम हो जाएगी, फटीग आएगा, फटीग लोड आएगा। क्योंकि अगर आप फटीग आएगा, जहाँ भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा तो फटीग तो आएगा ही। क्योंकि अगर वो नट बोल्ट हम ऐसी ऑपरेशन में लगा रहे हैं जहाँ पर हमारा फोर्स लग रहा है, जहाँ पर हमारा मतलब कोई मशीन है, जैसे कोई मशीन है, लेथ मशीन ही है, ठीक है। अब वो उसमें किस डिफरेंट टाइप के फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। अब उसमें आप नट बोल्ट लगाओगे तो क्या होगा कि उस मशीन में क्या होगा कि वाइब्रेशन होगा, ठीक है। वाइब्रेशन होगा तो फोर्स जनरेट होगा, फोर्स होगा तो जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है उसकी वजह से फटीग भी होगा, स्ट्रेस साइकिलें उत्पन्न होंगी, ठीक है। तो क्या होगा, फटीग, ये सब चीज़ें, उससे क्या होता है हमारा फटीग, तो आपको पता है कि जो पार्ट है उसको सबसे ज़्यादा अगर आप वो टूट जाएगा, समझ गए। तो वो सब चीज़ें हैं। और क्या होता है, अगर आपने नट और बोल्ट ऐसी जगह लगाया जो मशीन में ज़्यादा वाइब्रेशन है, ठीक है, जो वाइब्रेशन मशीन है और कई सारी मशीन है वाइब्रेशन होती है, अब है नहीं, अब उस जगह पर आप नट बोल्ट लगाते हो, आप देखते होगे नट बोल्ट अगर जहाँ वाइब्रेशन है तो कुछ टाइम बाद वो ढीला पड़ जाता है और निकल जाता है। आपने खुद महसूस किया होगा काफ़ी जगह कि अगर आप ऐसी मशीनों पे लगाते हो नट बोल्ट,
आप नल है, नल का जो नल है आपका घर पे हेड पंप है, हेड पंप पे आपने देखा होगा जो ऊपर वाला पार्ट का अब आपके पास किस टाइप का हेड पंप है, जैसे हमारे घर में हेड पंप है तो क्या हुआ जो उसका हेड पंप का जो हत्ता है और जो पानी जिससे ऊपर नीचे सोखता है ऐसे करके, ठीक है, हत्ता है ऐसे करके हत्ता, और हत्ता जो है हमारा यहाँ पर कनेक्ट होता है ना, है नहीं, तो वहाँ पर जो नट बोल्ट लगाते हैं वहाँ पर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद आप उसको ऐसे बहुत टाइम तक उस काफ़ी टाइम तक अगर आप उससे पानी निकालते हो तो आपका नट बोल्ट वो ढीला हो जाता है, तो वो अपने आप निकल जाता है, कभी कभी देखा होगा आपने, नहीं, तो उस टाइप के। तो अगर ज़्यादा वाइब्रेशन होगा तो आपका नट बोल्ट में ये चीज़ दिक्कत रहती है, थ्रेड वाली जो थ्रेड जॉइंट में, ठीक है। पर ओवरऑल बहुत अच्छे उसके फ़ायदे हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आपको जल्दी से मिल भी जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात आते हैं, मैंने ये सब चीज़ें बता दी क्या चीज़ें हैं, क्या होता है थ्रेडेड जॉइंट, वो सब चीज़ें हैं। अब इसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, अलग अलग टाइप के भी तो थ्रेड होते हैं, अलग अलग टाइप के थ्रेड मतलब, और अलग अलग टाइप के शेप। अगर हम डिवाइड करें थ्रेडेड जॉइंट को तो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से अलग अलग हमने बना रखे हैं थ्रेडिंग, क्योंकि मेन काम तो आपको पता है कि जॉइंट करना, ठीक है, मेन काम तो यही है। पर यह है कि हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से डिफरेंट ऑपरेशन के हिसाब से और डिफरेंट डिज़ाइन के हिसाब से, समझ गए, तो कैसा चाहिए, हाँ, तो उस हिसाब से हमने अलग अलग टाइप के थ्रेड बना रखे, थ्रेडेड जॉइंट बना रखे हैं, ओके। अब जैसे पहला है नट और बोल्ट। नट और बोल्ट तो आपने सबने देखा होगा, जैसे मैंने दिखाया नट बोल्ट में, ठीक है, नट और बोल्ट में ये रहा नट और ये बोल्ट है और ये आपका नट हो गया, इसी के अंदर नट लगा नहीं लगा, ये देखो, है नहीं, तो नट बोल्ट टाइप का भी। तो नट बोल्ट में अब आपको मैं बताता हूँ दो टाइप के ज़्यादातर आपको नट बोल्ट मिलेंगे, इसमें भी डिफरेंट शेप है ना, वो किस हिसाब से, देखो नट बोल्ट में सबसे पहली बात क्या क्या चीज़ होती है, एक हेड होता है और वो हेड उसके हिसाब से भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं हेड के हिसाब से। जैसे आपने ज़्यादातर नट में और बोल्ट में हेक्सागन टाइप के देखे होंगे ना, हेक्सागन मतलब 6 साइडें होंगी उसकी, 6 साइडें, देखो ये रहा, देखो ये आपका बोल्ट है, देखो 6 साइडें हैं इसमें, हेक्सागन टाइप का है ना, ऐसे ही ये नट है आपका ना, नट, तो ये 6 साइड है इसमें, तो ठीक है। अब जैसे ये बोल्ट है आपका, ये वो थ्रेड है, ये देखो ये 6 साइड है ना, तो ऐसे, तो मतलब हेक्सागन टाइप का आपके नट बोल्ट होंगे। और कुछ आपने देखा होगा कि रेक्टेंगुलर शेप में नट बोल्ट रहते हैं, जो हेड रहता है उसका रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, मतलब 4 साइडें रहती हैं। ऐसे ही जो नट रहता है उसमें भी आपकी 4 साइडें रहती हैं, ठीक है। तो उनके भी वो क्यों बनाते हैं, उसके भी कारण है कि हाँ इस कारण, अब क्यों बनाते हैं, अब देखो मैं बताता हूँ। पहले नट बोल्ट में क्या क्या होते हैं, हेड होता है और बीच में सैंक होता है, देखो सैंक, ये सैंक है, इसमें यहाँ पर कोई थ्रेडिंग नहीं है, थ्रेडिंग दिख रही है यहाँ पर, और यहाँ पर, और ये वाला पोर्शन क्या है, थ्रेड वाला, तो समझ रहे, एक थ्रेड वाला पोर्शन रहता है, एक सैंक रहता है जिसे हम सैंक कहते हैं, और एक हेड रहता है, ठीक है। अब सैंक वाला पोर्शन क्या होता है कि 2 पार्ट है, उनको असेंबल करना है। देखो ये डिफरेंट 2 पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक ये है, तो इन 2 पार्टों के बीच में केवल सैंक वाला पोर्शन रहेगा। इन दोनों पार्टों के बीच में सैंक वाला पोर्शन है, थ्रेड वाला पोर्शन नहीं है इन दोनों के बीच में। थ्रेड वाला पोर्शन यहाँ से शुरू होता है और फिर आप अब देखो ये ब्लू कलर में क्या है, ये हमारा नट है। अब और ये क्या चीज़ है, ये वाशर है। ये बात ध्यान रखना कि जो नट और बोल्ट में क्या चीज़ होती है, वाशर भी आपने देखा होगा, काफ़ी यूज़ करते हो। देखो मैं वाशर दिखाता हूँ, आपने देखा होगा कि डिस्क शेप में रहता है, ठीक है, ये देखो वाशर दिख रहा है, डिस्क फॉर्म में रहता है, एनुलर शेप रहता है, और देखो बीच में होल भी है ताकि इसके अंदर से क्या आता है, बोल्ट आपका निकल जाए। ये देखो ये निकल गया, नहीं निकल गया, ये समझ गए, ये तो ये होता है वाशर, डिस्क फॉर्म में आप रहता है। ये देखो ये वाशर कनेक्ट है और ये नट कनेक्ट है, और यहाँ पर आपका क्या निकला हुआ है, नीचे की तरफ थ्रेडेड बोल्ट निकला हुआ है। मतलब कि जो सैंक वाला पोर्शन रहता है वो इन दोनों पार्ट के बीच में है, और फिर आपने यहाँ से निकला और यहाँ से नट कसा, वाशर लगा रखा है, वाशर यहाँ नट लगा और आपका जॉइंट हो गया। ये तो होता है। और देखो ये हेड है, हेक्सागन टाइप का हेड है, ठीक है। तो जो सैंक वाला पोर्शन रहता है वो आपका इन दोनों पार्टों के बीच में रहता है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ नट और बोल्ट में और क्या चीज़ है, वाशर क्यों लगाते हैं हम, वाशर क्यों लगाते हैं। एक तो क्या होता है वाशर का जो देखो, ये देखो यहाँ देखो, ये देखो क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है,
ये देखो वाशर लगा रखा है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये देखो है नहीं, तो वाशर का जो सरफेस एरिया है, वाशर का जो सरफेस एरिया है और जो ये बोल्ट का हेड है इसका सरफेस एरिया, देखो वाशर का जो सरफेस एरिया है बोल्ट के हेड से सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, समझे, ये देखो है नहीं, ज़्यादा है। अब ये क्या करता है, जब आप इसको कहीं पे फिट करोगे वाशर के साथ ऐसे करके फिट करोगे, देखो यहाँ पर ज़्यादा है सरफेस एरिया और नट का कम है, वाशर का ज़्यादा है, ठीक है। दोनों तरफ से लगा सकते हो, यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ से भी लगाते हैं वाशर, इस साइड से भी वाशर लगाते हैं, दोनों साइड से लगा सकते हैं। क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? वो लगाते हैं इसलिए कि सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब आप जब यहाँ से आपने इसको कस दिया तो क्या होगा कि ये एक टाइप का फोर्स देगा, प्रेशर देगा, तो क्या होगा कि वो जो फोर्स है वो ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो, डिस्ट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा सरफेस एरिया में हो, तो ज़्यादा सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एक जगह आपको ज़्यादा फोर्स नहीं मिलेगा ना, समझ गए, तो उससे आपको मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा सरफेस एरिया में होगा, ज़्यादा आपको एरिया मिल जाएगा, क्या कहते हैं, फोर्स लगाने का, तो आप ज़्यादा लगा सकते हो, समझ गए, ज़्यादा लगा सकते हैं। और क्या होगा कि अब क्या होता है कि कभी आपने देखा होगा अगर आप नट और बोल्ट कसते हो, है नहीं, तो क्या होता है जिस सरफेस जो पार्ट है आपके, अब आपने यहाँ पर कस दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने नट और बोल्ट कस दिया, तो इन दोनों सरफेस के बीच में कुछ टाइम बाद ये जो बोल्ट है इसको सरफेस को नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है, बोल्ट सरफेस को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि नट और बोल्ट होते हैं, उसमें जंग लग जाता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तो आपको सरफेस जो इसके जो मेन जो दो पार्ट हैं ये इसकी सरफेस को नुकसान पहुंचा सकता है नीचे से, अब ऐसे ही ऊपर से भी नुकसान पहुंचा सकता है, समझ गए। और नट और बोल्ट का कुछ टाइम बाद अगर लगा कि यार ये थोड़ा गंदा हो गया और ये हमारी सरफेस को नुकसान पहुँचा रहा है, तो उससे बचाने के लिए भी वाशर का यूज़ किया जाता है। कैसे बचाने के लिए किया, देखो चलो वाशर तो अगर जैसे क्या होता है कि वाशर को आप चेंज कर सकते हो, अब इसकी कीमत क्या होगी, नट और बोल्ट से तो कम ही होगी भाई, कॉस्ट भी तो देखते हैं, नट और बोल्ट से इसकी कीमत कम ही होगी, क्या है ये, अब अगर नट बोल्ट की ज़्यादा कीमत है, अब आप इसको कुछ चेंज तो कर नहीं सकते हर बार कि यार हमारा नट बोल्ट थोड़ा पुराना हो गया, गंदा हो गया और ये हमारे सरफेस को नुकसान पहुँचा रहा है तो चेंज कर दो। तो अब अगर आप इसको इस वाशर को लगा दोगे, अब वाशर से कनेक्ट है, अब वाशर भी कुछ टाइम बाद गंदा हो गई, कुछ टाइम बाद इसमें भी कुछ इसके भी डेट्रॉइट करेगा ये भी सरफेस को, बेस सरफेस को। अब आप इसको चेंज कर दो, चेंज कर दिया, दूसरा नया लगा दिया, तो क्या होगा, तो इसको इजीली चेंज कर सकते हैं, कॉस्ट इससे बचेगी आपकी, समझ गए। तो ये सब चीज़ें होती है, इसलिए हम वाशर का यूज़ करते हैं कि सरफेस एरिया हमारा ज़्यादा मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो फोर्स का है वो ज़्यादा एरिया में हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा पकड़ मिल जाती है, वो सब चीज़ें होती हैं। अब नट बोल्ट मैंने वाशर बता दिया, तो नट बोल्ट में और मैं हेड के बारे में बताता हूँ। हेड दो टाइप के हेड होते हैं, ठीक है, क्या है, अगर नट बोल्ट की बात करें, हेक्सागन देखा होगा आपने, हेक्सागन तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, अगर नट बोल्ट की बात करें हेक्सागन टाइप का हेड ज़्यादा यूज होता है। और का आपने देखा होगा स्क्वायर फॉर्म में भी रहते हैं, नट और बोल्ट स्क्वायर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, देखो एक तो मेन डिफरेंस ये है कि जहाँ पर देखो नट और बोल्ट, और कहाँ मैं ये बता देता हूँ कि नट बोल्ट आप कहाँ लगा सकते हो, जहाँ पर आपको भाई स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि यार देखो इसका हेड भी ऊपर की तरफ निकला हुआ है, इसका नट भी नीचे की तरफ निकला हुआ है, तो भाई इतना स्पेस और चाहिए इसको करने के लिए, इसको इतना स्पेस और चाहिए, मतलब कि टोटल इतना चाहिए। अब टोटल स्पेस इतना चाहिए भाई, और क्या हो इसको कसने के लिए भी, अब हाथ से तो भाई इसको टाइट करने हो गए, स्पैनर की जरूरत पड़ेगी, देखो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ऐसे ऐसे करने के लिए, ठीक है। देखो ये देखो ये मेरा क्या है, ये नट है भाई, और इसमें क्या होगा, इसको ऐसे रोटेट कराने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये ऐसे करके रोटेट कराने के लिए, है नहीं, स्पैनर की ज़रूरत पड़ेगी इसकी, सबके घर में रहता है चाबी, तो क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो भाई अब इसको ऐसे इतना, अब ऐसे पड़ के ऐसे रोटेट कराना है, इतना ऐसे स्पेस भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए भाई, स्पेस भी चाहिए। तो नट बोल्ट में ये डिसएडवांटेज है कि भाई स्पेस भी चाहिए, और आपका हेड और स्पेस होना चाहिए। और अब मैं क्या बात कर रहा था कि जो हेक्सागन और स्क्वायर फॉर्म की बात, तो हेक्सागन और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है,
जैसे मैंने कहा स्पैनर की बात, तो स्पैनर में क्या होता है, अब ये हेक्सागन है, इसमें 6 साइडें हैं, 6 साइडें हैं, तो जो रोटेशन होगा इस स्पैनर का, रोटेशन होगा, रोटेशन जो है वो रोटेट करने में ये कम, समझ रहे, ये इतना इतना बस, क्योंकि 6 साइडें हैं तो ज़्यादा एंगल मिल गया ना हमको, ज़्यादा साइडें मिल गई रोटेट करने के लिए। देखो ये थोड़ा सा भी हम कर सकते हैं ये। अब रेक्ट उसमें और स्क्वायर में क्या है, 4 साइड ही हैं, तो भाई जब 4 साइड होंगी तो आपको ज़्यादा रोटेशन करना पड़ेगा, और आपने कहीं कहीं देखा होगा कि नट और बोल्ट आपको इतनी ऐसी जगह पे लगे होते हैं कि आपको रोटेट करने की जगह नहीं मिल पाती है, आप कैसे खोलो, वो दिक्कत बड़ी हो जाती है, समझ रहे, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप उसमें क्या करते हो कि ऐसे धीरे धीरे करना पड़ता है। अगर आप स्क्वायर लगा दोगे तो भाई वो इस फॉर्म में रहता है, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्क्वायर को ज़्यादा रोटेट करने की ज़्यादा जगह चाहिए, इतनी जगह मिल नहीं पाएगी। तो एक तो नुकसान ये है, ठीक है। जो डिग्री ऑफ रोटेशन है वो क्या कहते हैं ना, डिग्री ऑफ रोटेशन किस में, हेक्सागन में कम है, स्क्वायर में ज़्यादा है, ठीक है। और क्या चीज़ है, अब स्क्वायर में एक स्क्वायर से अगर हम एडवांटेज की बात करें, ये बात है कि उसमें जो सरफेस एरिया है, अगर आप सरफेस एरिया की बात करोगे हेक्सागन के, अगर हेक्सागन से आप कंपेयर करोगे, सरफेस एरिया स्क्वायर का ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा सरफेस एरिया है, तो ज़्यादा पकड़ मजबूत, ज़्यादा पकड़ होगी किस पे, दो प्रोडक्ट को ज़्यादा पकड़ से मजबूत करेगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा उसको अच्छे से क्लैंपिंग करेगा, क्लैंपिंग अच्छे से करेगा, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया है नहीं, ज़्यादा सरफेस एरिया तो क्लैंपिंग अच्छे से होगी। तो ये एक स्क्वायर और हेक्सागन में डिफरेंस आ गया। तो ये हो गई नट और बोल्ट की बात। नट और बोल्ट की बात मैंने बता दी, सारी चीज़ें बता दी कि नट बोल्ट में ऐसा होता है, ठीक है। अगर हम थ्रेडिंग की बात करें, थ्रेडिंग भी डिफरेंट टाइप की होती है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। अब और क्या चीज़ें हैं, अब मैंने वाशर के बारे में बता दिया, ये हमारा नट हो गया, बोल्ट हो गया, ठीक है। और जो आपका सैंक है वो इसके बीच में रहता है, किसमें, नट और बोल्ट के केस में, ठीक है। और क्या चीज़ है इसमें, ये बताता हूँ कि फोर्स, जो फोर्स लगता है जब आप नट को बोल्ट में ऐसे रोटेट करके कसते हो ना, तो जो स्ट्रेचिंग वो फोर्स लगता है टेंसाइल फोर्स अलोंग द एक्सेस, अलोंग द एक्सेज ऑफ द थ्रेड, ठीक है, टेंसाइल फोर्स, ठीक है। टेंसाइल फोर्स लगता है जब आप इस बोल्ट को ऐसे कसोगे ना, इसमें बोल्ट को कस रहे होगे ना, तो जो टेंसाइल फोर्स लगता है, टेंसाइल स्ट्रेस लगता है, ठीक है। ये इसमें कौन सा टाइप का स्ट्रेस लगता है, टेंसाइल स्ट्रेस, ओके। अब हो गई नट और बोल्ट की बात। अब इसमें क्योंकि मैंने बताया कि थ्रेडिंग में भी बहुत टाइप के होते हैं, एक तो हो गया नट और बोल्ट, और एक हो गया स्क्रू। अब दूसरा आता है स्क्रू, ठीक है। अब स्क्रू की बात करें, अब स्क्रू में क्या डिफरेंस है, अगर मैं नट और बोल्ट और स्क्रू का अगर मैं डिफरेंस बताऊं, क्या डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस ये है कि स्क्रू, सबसे मेन डिफरेंस, आपको नट बोल्ट में क्या करना पड़ता है, ये मेरा बोल्ट है, ये मेरा नट है, बोल्ट आपका स्टेशनरी रहेगा और नट को आपको टॉर्क देना पड़ता है। स्क्रू में क्या होता है, स्क्रू में क्या होता है, ये स्क्रू है, इसमें क्या होता है, इसमें नट होता नहीं है, तो इसमें टॉर्क किसको देना पड़ता है, आपको पूरे स्क्रू को देना पड़ता है टॉर्क। एक डिफरेंस ये हो गया। और क्या डिफरेंस है, और यहां पर आप देख रहे होगे कि स्क्रू में 2 पार्ट हैं, दोनों पार्टों को असेंबल कर रहे हैं। तो जो दूसरा पार्ट है ये वाला, इसमें इसकी ज़्यादा थिकनेस है, देखो इसकी कम थिकनेस है, इसकी ज़्यादा थिकनेस है। अब इसमें क्या था, बोल्ट और नट में दोनों मीडियम थिकनेस टाइप, दोनों मीडियम थे, मीडियम थिकनेस के, ठीक है। तो क्या यूज है, एक तो अगर मीडियम थिकनेस के हों तो मीडियम थिकनेस वाले प्लेट में यूज होता है, ठीक है।
मीडियम थिकनेस वाली प्लेट में नट और बोल्ट की अगर मैं इसकी बात करूं तो मीडियम थिकनेस वाली प्लेट में हम यूज करते हैं। और दूसरा कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर अब नट और बोल्ट अगर आप कहोगे कि क्यों ज़रूरत हमें स्क्रूज की क्यों ज़रूरत पड़ी, नट ही बोल्ट सही था हमारा, तो वो मैं चीज़ बता रहा हूँ कि नट और बोल्ट को मीडियम वाली थिकनेस में यूज कर सकते हैं। जिसमें ज़्यादा थिकनेस होगी भाई, अब बता इतना बड़ा नट बोल्ट कहाँ से लाएंगे भाई, इसको आर पार करना होगा, समझ गए। तो इसको आर पार करना होगा, कैसे लाएंगे, फिर कैसे जॉइंट करेंगे इन दोनों पार्ट, क्योंकि अगर इसकी थिकनेस ज़्यादा है, अब इसकी थिकनेस चलो ये थिकनेस कम है, अब इतना बड़ा नट बोल्ट लाना पड़ेगा कि यहाँ पर नट लगाओ, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ कि मीडियम थिकनेस वालों में यूज कर सकते हैं। अब और दूसरा कि ऐसा पार्ट जिसमें हम थ्रेडिंग नहीं कर पाते, मतलब कि वो थ्रेडिंग के लिए वीक है। अब थ्रेडिंग में क्या होता है कि थ्रेडिंग और बोल्ट में क्या डिफरेंस है, ये कि आपको जो असेंबली पार्ट है, जो आप दो पार्ट को असेंबल कर रहे हो, इस थ्रेडिंग में इसके अंदर भी थ्रेडिंग करनी पड़ती है, मतलब कि थ्रेडिंग होती है उसमें भी। जो असेंबली जो पार्ट को असेंबलिंग कर रहे हो ना, इसमें भी थ्रेड बनते हैं, जिसे टैपिंग कहते हैं। टैपिंग सुनो, टैपिंग क्या होता है कि या तो आप थ्रेड उसमें पहले से बने हुए हैं, या थ्रेड उसमें टैपिंग क्या होता है, थ्रेड जब आपने देखा होगा, जब आप स्क्रू को किसी भी कहीं भी लगाना होता है और आप यहाँ से स्क्रू ड्राइवर के थ्रू उसको कसते हो, तो जब आप कसते हो ना, जो जिस पार्ट में आप कसते हो उसमें भी थ्रेडिंग बन जाती है, उसे कहते हैं टैपिंग। टैपिंग करना मतलब थ्रेड बनाना, थ्रेड बन जाता है उसमें ऑटोमेटिकली। अगर उसमें थ्रेड है भी नहीं, तब भी स्क्रू को आप ऐसे रोटेट करोगे तो उसके अंदर थ्रेड बन जाएंगे, उसे कहते हैं टैपिंग, ठीक है। तो ये जो स्क्रू होते हैं कहाँ पर यूज़ किया जाते हैं, या तो पहले से उसमें थ्रेडिंग हो तो वहाँ यूज हो सकता है, या थ्रेडिंग नहीं है तो ये अपना आप थ्रेडिंग बना देगा, इसे कहते हैं टैपिंग, ठीक है। तो पर हमारे अगर बोल्ट वाले केस में लो, इसमें थ्रेडिंग तो होती नहीं है, इसमें क्या होता है, ये सैंक होता है, देखो ये सैंक होता है, ये देखो सैंक होता है, इसमें कोई थ्रेडिंग नहीं है ना। हमारे जो दो असेंबली वाले पार्ट है इसमें कोई थ्रेडिंग है। तो क्या हुआ कि हम कहाँ यूज करते हैं, अगर देखो जो पार्ट है हमारा जिनको हम असेंबल कर रहे हैं वो थ्रेडिंग के लिए वीक है, मतलब कि अगर हम उसमें थ्रेडिंग करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक थ्रेडिंग रह नहीं पाएगी, मतलब कि हमारे पार्ट को भी नुकसान हो सकता है। मटेरियल वीक है, उसका टूट सकता है थ्रेडिंग करते समय, मतलब समझ रहे हो, थ्रेडिंग करते समय उसको ज़्यादा उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है थ्रेडिंग की, कोई नुकसान हो सकता है थ्रेडिंग से। तो हम वहाँ पर करते हैं नट बोल्ट का यूज, क्योंकि इस पार्ट में थ्रेडिंग नहीं हो सकती। तो दो चीज़ें बताई मैंने कि एक तो मीडियम थिकनेस हो, मीडियम थिकनेस, अगर मीडियम थिकनेस का है तो हम नट बोल्ट यूज कर सकते हैं, और इसमें थ्रेडिंग नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती तो हम यूज नहीं कर सकते, थ्रेडिंग वाले का नट बोल्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और कि भाई हम इसको असेंबली और डिसअसेंबली आराम से कर सकते हैं, कि क्या होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपने इस नट और बोल्ट को खोल दिया तो सरफेस तो कुछ दिक्कत नहीं है, सरफेस को क्या करा आपने, नट को यहाँ से नट को खोल दिया और अपने बोल्ट को निकाल दिया, बस सरफेस को कोई दिक्कत आई, सरफेस में कोई नुकसान हुआ, किसी टाइप का स्क्रैच पड़ा, किसी टाइप की कोई दिक्कत हुई नहीं। पर थ्रेडिंग वाले में क्या होगा, जो स्क्रू होता है, अब आपने देखा होगा इस स्क्रू को आप 4-5 बार पहले असेंबल करो, फिर निकाल दो, असेंबल करो, और एक ही जगह पर करते रहोगे तो आपको लगता होगा कुछ टाइम बाद जो थ्रेडिंग है वो फ्री हो जाती है, वहाँ पर आपने देखा होगा कई बार फ्री हो जाती है, फिर आपको दूसरी जगह चेंज करके थ्रेडिंग करनी पड़ती है। तो ये नुकसान ये है कि आप इसको फ्रिक्वेंटली, जैसे कहते हैं ना, फ्रिक्वेंटली असेंबल डिसअसेंबल नहीं कर सकते। तो 3 चीज़ें हो गई, क्या कि मीडियम साइज़ वाले में यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पर हम फ्रिक्वेंट असेंबली और डिसेंबली होती है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं नट और बोल्ट का। और दूसरा, जहाँ जिस मटेरियल में हम पार्ट में हम थ्रेडिंग नहीं कर सकते वहाँ पर नट बोल्ट का यूज़ होता है। तो ये चीज़ हो गई। अब जो यहाँ पर नहीं हो सकती वो यहाँ पर होंगी, कैसे, अब देखो यहाँ पर हम नट बोल्ट का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो दूसरा वाला पार्ट की थिकनेस कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ पर नट बोल्ट तो यूज हो नहीं सकता,
तो भाई एक ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा जो जिससे हमारा क्या कहते हैं पार्ट का असेंबली भी हो जाए और ज़्यादा हमारा कॉस्ट भी ना पड़े। ठीक है, तो क्या हुआ कि स्क्रू वाला आ गया फॉर्मूला, एक स्क्रू का फॉर्मूला। अब इसमें क्या होता है कि हमारा थ्रेडिंग दोनों पार्टों में हो सकती है। स्क्रू में आपने देखा होगा थ्रेडिंग हो सकती है, मतलब जिसको आप इन दो पार्टों को आप असेंबल कर रहे हो, वो दोनों इतने उनका जो मटेरियल है वो इतना अच्छा है कि वो थ्रेडिंग उसमें काफ़ी टाइम तक ज़्यादा रह सकती है, मतलब ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, समझ गए। तो इसमें भी थ्रेडिंग हो सकती है, इसमें भी थ्रेडिंग। ओके, ये चीज़ हो गई। और क्या चीज़ था जो इसमें था? अब इसमें था कि हम इसमें फ्रिक्वेंटली असेंबल डिसेंबल नहीं कर सकते दोनों पार्ट में, क्योंकि आपकी थ्रेडिंग को ज़्यादा नुकसान हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसकी ये शर्त हो गई स्क्रू की। ओके, समझ में आ गया है नहीं? और कहाँ यूज़ कर सकते हैं स्क्रू? और स्क्रू वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको स्पेस की प्रॉब्लम है। स्पेस की प्रॉब्लम है भाई। अगर आप नट बोल्ट, क्योंकि स्क्रू भी काफ़ी टाइप के आते हैं, जिनका आपने देखा होगा कुछ स्क्रू तो पूरे घुस ही जाते हैं उसी में, समझ लो, पूरा अंदर ही घुस जाते हैं। मतलब जो क्या कहते हैं, ये दो पार्ट हैं इसी के अंदर पूरा सिमट जाते हैं, इसी के अंदर आ जाते हैं। ना बाहर की तरफ कोई उसका हेड निकला होता है, ना नीचे की तरफ बॉटम की तरफ, ना टॉप की तरफ हेड है कोई, ना बॉटम की तरफ है, समझ गए। तो कहाँ यूज हो पाते हैं? जहाँ पर आपको स्पेस की प्रॉब्लम है। अब आपको जॉइंट भी करना है। अब देखो, अब यहाँ पर तो भाई स्पेस चाहिए। अब देखो, इतना बड़ा पार्ट आपने स्क्रू से जॉइंट कर दिया। अब आपको इतना बड़ा पार्ट देखो, इतना स्पेस इसके पास भी है और इतना स्पेस इसके पास भी है। ठीक है, और इसने इतने बड़े पार्ट को असेंबल कर दिया, पर इसने इतने को ही करा। क्यों दिक्कत? क्योंकि इतना तो इसका इसी में चला गया स्पेस। जो जहाँ पर आपको स्पेस की भी प्रॉब्लम है, वहाँ पर आप नट बोल्ट भी नहीं कर सकते, वहाँ आपको स्क्रू यूज करना पड़ेगा, समझ गए। ये चीज़ें हो गई। और क्या चीज़ है? अब नट और बोल्ट क्या, और जो स्क्रू है आपका वो चीपर है। ठीक है, अब अगर आप मार्केट में ना नट बोल्ट लेने जाओगे मार्केट में, तो आपको महंगा पड़ेगा इन कंपेरिजन टू स्क्रू। देखो, इसमें दो चीज़ें हैं, नट है और बोल्ट है। ये केवल एक सिंपल स्क्रू है। ठीक है, देख रहे होगे, स्क्रू सिंपल, इसमें नट भी बोल्ट भी है। तो भाई जब ये बोल्ट लोगे तो नट तो लेना ही पड़ेगा। अब स्क्रू में क्या एक ही है, तो किसकी कॉस्ट कम होगी? इसकी कॉस्ट कम होगी। अब क्योंकि थ्रेडिंग तो इसमें भी है, थ्रेडिंग इसमें भी है, तो कॉस्ट इसकी कम होगी। ठीक है, तो आपको चाहिए जो मार्केट में सस्ता भी पड़ जाएगा। तो काफ़ी डिफरेंस हो गया ना, काफ़ी चीज़ें मैंने डिफरेंस बता दी इन दोनों में। ठीक है, स्क्रू में। और अब स्क्रू भी काफ़ी टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा बहुत डिफरेंट टाइप के। अब वो किस हिसाब से होते हैं? उसके हेड के हिसाब से स्क्रू भी काफ़ी टाइप के होते हैं। हेड के हिसाब से होते हैं, उनके नॉमिनल डायमीटर के हिसाब से होते हैं, साइज़ के हिसाब से होते हैं। काफ़ी देखा होगा छोटे स्क्रू, बड़े स्क्रू, साइज़ होता है ना, कि आप जाते होगे मार्केट में, पूछता है दुकान वाला कितने का स्क्रू चाहिए। आप कहते हो कि 1.25 इंच का, 1.5 इंच का, कहते हैं ना 1.5 इंच का स्क्रू, 1.25 इंच का स्क्रू, 2 इंच का स्क्रू, 2.5 इंच का, ऐसे हिसाब से स्क्रू आते हैं, है नहीं। तो आप मार्केट में जाओगे, स्क्रू हो गया इतने स्क्रू का, और कहते हो कि चलो 1.5 इंच का स्क्रू, और कौन सा वाला? स्टार टाइप का मतलब उसका हेड की बात कर रहे हैं, मतलब कि हेड उसका ऐसा होना चाहिए। हाँ, किस टाइप का स्क्रू? कि उसका जो हेड है वो हेक्सागोन होना चाहिए, नहीं उसका हेड बटन टाइप का होना चाहिए, उसका हेड फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, और उसका जो हेड है या उसका हेड फिलिस्टर टाइप का होना चाहिए। आपने भी देखोगे मार्केट में जाओगे तो डिफरेंट टाइप के स्क्रू आते हैं, और स्क्रू का हेड के हिसाब से और उसके साइज़ के हिसाब से, कि कितने 1.5 इंच का, 1.25 इंच का, ऐसे कहते हैं ना मार्केट में, तो है नहीं। तो अब देखो, मैंने यहाँ पर स्क्रू के हेड बनाया, ये है, देखो स्क्रू है, ये मैंने स्क्रू का हेड बनाया हुआ है। ठीक है, काफ़ी। अब देखो इसका हेड कैसा है, देखो इसका हेड है फ्लैट। ये आपने देखा होगा, काफ़ी देखा होगा आपने। इसका हेड बटन टाइप का है, इसका हेड फ्लिस्टर टाइप का है, इसका हेड हेक्सागन है। काफ़ी टाइप के स्क्रू आते हैं मार्केट में। ठीक है,
ये तो हो गया स्क्रू। अब मतलब डिफरेंट ऑपरेशन के हिसाब से डिफरेंट स्क्रू है नहीं। तो ये हो गया स्क्रू के बारे में, इसके बारे में जानकारी होगी। अब ठीक है, अब बताते, अब आता है स्क्रू। स्क्रू में एक टाइप और है। देखो ये वाला स्क्रू क्या था, इस वाले स्क्रू में देखो, इस वाले स्क्रू में क्या है, यहां तक थ्रेडिंग है, यहां तक थ्रेडिंग है, इसके ऊपर सैंक है, ठीक है, और यहां पर क्या है, हेड है। ये हो गया एक टाइप का स्क्रू। मतलब मैंने कहा ना स्क्रू भी डिफरेंट फॉर्म के होते हैं, वो भी अलग अलग ऑपरेशन के हिसाब से अलग अलग ऑपरेशन के हिसाब से अलग अलग, ठीक है। इनको कहते हैं कैप स्क्रू, ठीक है, कैप स्क्रू कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर कैप लगी हुई है। तो देखो यहाँ पर सैंक है, यहाँ पर सैंक है, यहाँ पर सैंक है, ये इतना पोर्शन में थ्रेड है, इतने पोर्शन में थ्रेड है नहीं, तो ये कहीं यूज होंगे। अब ये ठीक है, ये हो गया। अब एक होते हैं सेट स्क्रू, ठीक है, ये सेट, उन्हें कहते हैं सेट स्क्रू। ये है हमारे सेट स्क्रू, ये जो मैंने। अब सेट स्क्रू क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने असेंबली पढ़ी होगी किसकी, पुली और शाफ्ट की असेंबली, गियर और शाफ्ट की असेंबली, ठीक है, गियर और शाफ्ट की असेंबली है, पुली शाफ्ट की असेंबली है, देखा होगा ना। तो जो पुली और शाफ्ट है वो किससे, पुली और शाफ्ट के बीच में जो असेंबली है, तो इसका मतलब कि किसी ना किसी से जॉइंट से वो कनेक्ट है। वहाँ वेल्डिंग जॉइंट तो है नहीं ना, वहाँ पर रिवेटेड जॉइंट है, वहाँ पर कौन सा जॉइंट है, वहाँ पर किस जॉइंट से है, वहाँ पर की जॉइंट कहते हैं ना, की जॉइंट हमारा, की जॉइंट मतलब कि की वे बना हुआ है और उसमें की लगी हुई है। तो जो की का काम क्या है कि रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करना। कौन सा किसका मोशन, अब शाफ्ट है, शाफ्ट तो आपकी कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है। अब शाफ्ट आपकी कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, तो उस रोटेशन को आपको ट्रांसमिट करना है कहाँ, पुली में। उस टॉर्क को ट्रांसमिट करना है कहाँ, पुली में। अब पुली कैसे ट्रांसमिट करेगा, जब उसके जो मोशन को, उसमें शाफ्ट में क्या होता है, कीवे बनाएंगे, एक कीवे बना दिया हमने शाफ्ट में, और उस शाफ्ट में और उस पुली में भी एक कीवे बना दिया, मतलब कि कीवे मतलब की का रास्ता, ठीक है, की तो आपने पढ़ी होगी। तो उसमें भी एक कीवे बना दिया, पुली में भी कीवे बना दिया, और उन दोनों के बीच में की डाल दी, ठीक है, समझे। तो क्या होगा कि जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो वो जो शाफ्ट है किसको ट्रांसमिट करेगी, टॉर्क, की को। अब की किसको ट्रांसमिट करेगा, टॉर्क, क्योंकि की किससे कनेक्ट है, की तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए की उन दोनों को कनेक्ट कर रखा है, किसको कनेक्ट कर रखा है, पुली को और शाफ्ट को। तो की क्या करेगा, पुली को टॉर्क ट्रांसमिट करेगा, फिर पुली भी रोटेट करने लग जाएगी। तो की का मेन यूज क्या है कि प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करना। जब रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करेगा तभी तो वो दूसरे को रोटेट कर पाएगा, है नहीं, टू प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन। तो जो सेट स्क्रू का काम है, जो की का काम है, वही सेट स्क्रू का काम है। काफ़ी जगह की ना लगा के सेट स्क्रू लगा देते हैं। तो सेट स्क्रू क्या करता है, प्रिवेंट करता है रिलेटिव मोशन को, प्रिवेंट करता है। जैसे की करता है रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट, वैसे सेट स्क्रू करता है। तो सेट स्क्रू कैसे करता है प्रिवेंट, सेट स्क्रू ऐसे करता है कि ये देखो, सबसे पहली बात, सेट स्क्रू में जो थ्रेडिंग होती है पूरे सिलेंडर में होती है, मतलब कि टॉप से लेके बॉटम तक पूरे में थ्रेडिंग रहती है, टॉप से लेके बॉटम तक पूरे में थ्रेडिंग रहती है, कोई भी सैंक नहीं रहता। एक खासियत ये खासियत है। और दूसरा, उसका जो सेट स्क्रू का जो क्या कहते हैं, अगर हम डिफरेंट टाइप्स देखें तो वो डिवाइड होते हैं उसके पॉइंट से। पॉइंट क्या, जो उसके बॉटम में होता है, जो बॉटम पे जो सर्फ आपको दिख रहे होंगे डिफरेंट टाइप के शेप्स। देखो ये दिख रहा है एक शेप्स, ये एक शेप दिख रहा है, ये एक शेप दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, ये एक डिफरेंट शेप का है नीचे बॉटम, ये डिफरेंट शेप का नीचे बॉटम है, डिफरेंट शेप का नीचे बॉटम, इन्हें कहते हैं पॉइंट। इन पॉइंटों के हिसाब से सेट स्क्रू को अलग अलग डिफाइन किया गया है, ठीक है, इनके अलग अलग नाम हैं। तो इनका क्या काम है,
इनका काम है रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करना। कैसे कैसे ये बताऊँ। क्या होता है कि जब आपने गियर अब जैसे गियर है, अब वो शाफ्ट पे आपको कनेक्ट करना है, शाफ्ट को गियर पे कनेक्ट करना है। शाफ्ट तो आपकी रोटेट कर रही है, अब वो शाफ्ट को आपको पावर ट्रांसमिट करनी है किसको, मतलब टॉर्क ट्रांसमिट करना है गियर को। तो गियर को कैसे ट्रांसमिट करेगा, जब कोई उन दोनों के बीच में असेंबली होगी। असेंबली होगी तो मतलब कि जो शाफ्ट है वो अपना टॉर्क ट्रांसमिट करेगी। मान लो की है उनके बीच में असेंबली करने वाला की जॉइंट, तो की को उसने ट्रांसमिट करा टॉर्क, और की ने किसको करा, ड्राइवर, और किसको करा, गियर को। ऐसे तब अब ये कैसे होगा कि क्या होता है कि अब हाँ ये पूरे में थ्रेडिंग है। हम क्या काम करते हैं, गियर में एक थ्रेड करते हैं और पूरे गियर में ये वाला पोर्शन थ्रेडिंग करके उसमें डाल देते हैं गियर के अंदर। और नीचे से सबसे लास्ट में गियर के जहाँ पर आपका शाफ्ट उसके साथ कनेक्ट होना है, ये वाला पोर्शन रह जाता है। और ये वाला पोर्शन जो नीचे वाला बेस वाला पोर्शन जिसे हम पॉइंट कह रहे हैं, ये आपका शाफ्ट की सरफेस पे जाके टिक जाता है। ये वाला पॉइंट, बेस वाला पॉइंट शाफ्ट की सरफेस पे जाके टिक जाता है। शाफ्ट की सरफेस पे जाके टिक गया। अब जैसे ही शाफ्ट रोटेट करी तो इस जो ये बेस वाला पॉइंट है, ये पॉइंट जो बेस में है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। और ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि ये रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करता है। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करेगा। अब जैसे आपने क्लच देखा है, क्लच का वही काम है ना। हम क्या करते हैं, क्लच क्या काम करता है, टॉर्क ट्रांसमिट करता है। वैसे ही ये समझ लो भाई, वैसे ही समझ लो। क्या होता है क्लच में, क्या होता है कि क्लच प्लेट होती है, उसमें फ्रिक्शन सरफेस होती है। वो क्या करता है, टॉर्क किसको ट्रांसमिट करती है, जी फ्लाई है हमारा। फ्लाई व्हील देखो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। अब जैसे ही इंगेज होता है वो क्लच प्लेट के साथ, तो वैसे ही उसके साथ वो भी घूमने लग जाता है। क्यों घूमने लग जाता है, ड्यू टू फ्रिक्शनल टॉर्क। वैसे ये भी तो ये क्या करते हैं कि ये जो इसका बेस पॉइंट है नीचे वाला, ये सरफेस शाफ्ट की सरफेस पे जाके टच हो जाते हैं। और कंप्रेसिव फोर्स लगता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स लगाता है शाफ्ट की सरफेस पे एक टाइप का। तो आप ये ध्यान रखना कि सेट स्क्रू में केवल जो मेन फोर्स है वो कंप्रेसिव फोर्स है। सेट स्क्रू क्या करता है, शाफ्ट की सरफेस के ऊपर ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स लगाता है। सरफेस पूरे गियर में स्क्रू हमने करा, स्क्रू से उसको हमने स्क्रू कर दिया और थ्रेडिंग हो गई। और ये वाला पार्ट जो स्क्रू वाला पार्ट है, ये गियर के अंदर चला गया। और जो गियर के नीचे से ये वाला पार्ट निकला, और ये वाला पार्ट किससे जाके अटैच हुआ, शाफ्ट की सरफेस पे। तो शाफ्ट की सरफेस पे कंप्रेसिव फोर्स लग गया तेजी से। अब जब इतना कंप्रेसिव फोर्स लग गया कि वो क्या करेगा, उसके रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करेगा। क्योंकि आप देखो किसी को भी आप जैसे ये है, अगर मैं इस मार्कर पे इतना कंप्रेसिव फोर्स लगा दूं, इतना ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लगा दूं, और नीचे वाला रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ऊपर वाला भी रोटेट करने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा। दिख रहे हो ना, देखो। अब मैं अगर इसको ढीला छोड़ दूं तो नीचे वाला अगर फ्री हो सकता है। अगर मैं अब जैसे मेरा ये मान लो ये मेरा गियर है, और यहाँ से थ्रेडिंग के थ्रू ये स्क्रू कनेक्ट हो गया, और इसका इतना पार्ट, ये वाला पार्ट जो बेस वाला पार्ट है, ये बाहर निकल आया, ठीक है, ऐसे करके। और ये क्या हुआ, ये मेरी शाफ्ट है, और इसकी सरफेस पे जाकर ये अटैच हो गया, और इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगा रखा है बहुत। अब जैसे ये शाफ्ट नीचे वाली रोटेट करेगी तो ऊपर वाला भी रोटेट करेगा। वही कॉन्सेप्ट है। तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स टाइप हैं, डिफरेंट फॉर्म्स है। कैसे, देखो यहाँ वो भी पॉइंट के हिसाब से कि बेस कैसा है उसका, पॉइंट कैसा है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप का बेस है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप का है, यहाँ डिफरेंट टाइप का है। अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग। तो मेन काम क्या है, वही है। तो इसमें जो मेन फोर्स है, कौन सा फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है इस स्क्रू में, केवल कंप्रेसिव फोर्स लगता है, और कोई फोर्स नहीं लगता। केवल और केवल कंप्रेसिव फोर्स ही इस स्क्रू में लगता है। सेट स्क्रू की बात कर रहा हूं मैं। कैप स्क्रू में कंप्रेसिव फोर्स नहीं लगता, कैप स्क्रू में शियर फोर्स लगता है। देखो शियर फोर्स लगेगा ऐसे, जब इसको शियर फोर्स लगेगा, और
टेंसाइल फोर्स लगेगा, शियर फोर्स और टेंसाइल फोर्स, देख रहे हो ना, एक शियर फोर्स लगता है और टेंसाइल फोर्स, और इसमें सेट स्क्रू में केवल कंप्रेसिव फोर्स, और नट और बोल्ट में टेंसाइल फोर्स। ठीक है, सेट स्क्रू की बात समझ गए। तो ये तो सेट स्क्रू का ये फंडा होता है। डिफरेंट टाइप का, देखो ये वाला इसे कहते हैं फ्लैट पॉइंट, ये फ्लैट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं डॉग पॉइंट, इसको कहते हैं कोन पॉइंट। तो इन पॉइंटों के हिसाब से इसके डिफरेंट नाम, अलग अलग ऑपरेशन के हिसाब से अलग अलग पॉइंट है ये। ओके, स्क्रू के बारे में बता दिया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बताता हूँ मैं, जो लास्ट वाला बच गया हमारा स्टड। ठीक है, स्टड का कहाँ यूज होता है। ठीक है, स्टड। अब स्टड का हमारा कहाँ यूज होता है, अगर मैं इनका कंपैरिजन करूँ तो क्यों जरूरत पड़ी भाई स्टड की। भाई इन्हीं से काम चल रहा था, सारी चीज़ें तो इसमें कवर हो गई ना इन दोनों में, तो स्टड की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो स्टड की ज़रूरत इसलिए पड़ी, चलो इसकी थिकनेस जितनी इसकी थिकनेस है इतनी थिकनेस इसकी है, ओके। पर क्या होता है कि आपको कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि जो आपका ऊपर ये जो मीडियम साइज़ वाला पार्ट है ये आपका परमानेंट हो कि इस, ठीक है, कोई ऐसे कहीं बहुत सारी जगह ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि आपको ये वाला पार्ट आपको बार बार चेंज करना पड़ रहा है, ये वाला नहीं करना पड़ रहा, ये वाला चेंज करना पड़ रहा है। मतलब ऐसा है कि ऐसा कुछ है उसमें ऑपरेशन में कि ये वाला आपको पार्ट चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका कमज़ोर भी है इस बोल्ट की तरह, पर ये वाला पार्ट आपका मजबूत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थिकनेस भी अच्छी खासी है, और स्क्रू भी इसमें कर सकते हैं हम, थ्रेड भी इसमें बना सकते हैं क्योंकि पार्ट मजबूत है। इसमें थ्रेड नहीं बना सकते और इसको चेंज भी करना है, तो आप क्या करें। तो अब ऐसा कुछ लाना पड़ेगा कि भाई इसमें थ्रेडिंग भी ना हो और चेंज भी, डिसअसेंबल भी हो जाए आसानी से, और नीचे वाले को आपको चेंज भी ना करना पड़े। तो क्या करें, तो भाई और क्या करें कि आपको जो ये आपने यहाँ पर, क्योंकि ये भी दिक्कत है ना, तो आप अगर आप ये ऐसा स्क्रू लगा दोगे कि आप कहोगे कि यार ये वाला स्क्रू क्यों नहीं लगा दिया, इसको निकाला डिसअसेंबल करा दूसरा लगा दिया और फिर असेंबल कर दिया। तो मैंने क्या कहा, ज़्यादा आप अगर उसको बार बार स्क्रू को असेंबल डिसअसेंबल होगा तो थ्रेडिंग खराब हो जाएगी। क्योंकि किसकी थ्रेडिंग खराब होगी, अब भाई हमें इसको तो, ये तो परमानेंट है, इसको तो चेंज ही नहीं करना, तो इसकी तो थ्रेडिंग बार बार खराब होगी, तो ये नीचे वाला भी खराब हो जाएगा कुछ टाइम बाद, समझ रहे हो, ये भी कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगा। इसकी अगर बार बार थ्रेडिंग को निकालते रहोगे तो अब भाई ये तो परमानेंट है, इसको तो हटाना ही नहीं है हमें, इसको तो हटाना ही नहीं है। अब क्या होगा कि भाई केवल इसको हटाना है, अब इसको हटाने के लिए आप ये थ्रेडिंग वाला पार्ट है इसको हटाते रहोगे, फिर निकालोगे फिर लगाओगे, तो आपको मतलब कि ये जो स्क्रू है इसमें फिट ही रहेगा हमेशा। आपको निकालना किसको, केवल इसको निकालना है। मेरी बात समझ रहे हो कि जो मेन पार्ट ये वाला जो बेस वाला है जिसकी थिकनेस ज़्यादा है ये परमानेंट रहेगा, इसे नहीं निकालना। और ये जो स्क्रू है ये भी नहीं निकल रहा कहीं, इसको भी हम डिसअसेंबल नहीं कर रहे हैं, केवल हम किसको कर रहे हैं, इसको। तो क्या करा, तो एक ऐसा टाइप का बना दिया है हमने स्क्रू कि ये स्क्रू फिक्स का फिक्स ही रहेगा, नीचे वाला पोर्शन फिक्स का फिक्स ही रहेगा, हिलेगा नहीं, इसको टेम्परेरी हो गया। तो उसको क्या करा कि हमने एक ऊपर से बोल्ट शेप में, ठीक है, मतलब कि नीचे भी थ्रेड है, यहाँ पर ध्यान रखना, नीचे भी थ्रेड है बॉटम में और टॉप में भी थ्रेड है, टॉप में भी थ्रेड है। तो क्या करा, और ये देखो वाशर तो आप पता ही क्यों लगाते हैं, ठीक है। ये अब क्या करा, अब आप जैसे कि इसको आपको चेंज करना है, अब इसमें आप थ्रेडिंग नहीं कर सकते, चेंज करना है आपको, ठीक है, पार्ट कमज़ोर है। तो क्या करा, आपने यहाँ से नट खोला, इसको नट खोला, नट को बाहर निकाला, इसको ऊपर करके बाहर निकाला, दूसरा पार्ट लगा दिया ऐसे, फिर आपने ऊपर से नट कस दिया। आपको स्क्रू चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना आपको नीचे वाले और ना खोलने की ज़रूरत पड़ी इसको निकालने के लिए, स्टड की वहाँ ज़रूरत पड़ती है। मैंने कहा ना
हम अपनी सहूलियत के हिसाब से हम देखते हैं, डिजाइन उस हिसाब से बनाते हैं कि यार कैसे हमको यार इसको ये थ्रेडिंग, क्योंकि अब थ्रेडिंग क्या होता है कि अब इसका क्या है, अब आप कहोगे यही वाला यूज़ कर लेते भाई, कि जब आपको इस थ्रेडिंग से ये पार्ट खराब हो रहा है तो आप ये वाला यूज कर लो। भाई यही वाला कैसे, ये मीडियम थिकनेस के लिए है, यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा है, अब इतना बड़ा बोल्ट तो लगा नहीं सकते, समझ गए, तो ये नहीं कर सकते यूज। अब ये है नहीं समझे, अब इतना बड़ा थिकनेस है इसका, अब इसका इतना मीडियम थिकनेस है, और भाई हमको कॉस्ट भी कम पड़ेगा, हमें क्या करना है, कॉस्ट भी कम पड़ेगा। भाई बोल्ट है वो, हम तो चाहेंगे कि हमारी कॉस्ट कम हो, तो हम तो स्क्रू पे जाएंगे ना, तो इस बोल्ट वाले की कॉस्ट ज़्यादा है तो हमको कॉस्ट भी देखनी है। इन कंपेरिजन वैसे तो बोल्ट और थ्रेडिंग तो ज़्यादा ही है ही, और कम करेंगे भाई, थ्रेडिंग कंपेरिजन टू वेल्डिंग और रिवेटेड जॉइंट तो बहुत कॉस्ट मतलब चीपर है। अब बोल्ट और स्क्रू में भी देखने की कौन सा चीपर है, तो स्क्रू ज़्यादा चीपर है, तो वो देखा फिर हमने, है नहीं। अब क्या होता है कि अब इतना बड़ा तो लगाएंगे नहीं बोल्ट और नट कि भाई यहाँ पर निकले और स्पेस भी नीचे की नहीं है, समझे। तो ये सब चीज़ें हैं। और थ्रेडिंग, अब तो स्टड हम वहाँ ये यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा सिलेंडर और सिलेंडर हेड, आप देखना हो सिलेंडर जहाँ पर सिलेंडर जो ये सिलेंडर हेड होते हैं ना, आईसी इंजन के जितने भी हैं, इनमें ये लगा होता है। अब क्या होता है, सिलेंडर का हेड है, अब सिलेंडर तो आप बार बार बेचारे को चेंज नहीं करते रहोगे, सिलेंडर को हेड को आपको चेंज करना है, अब सिलेंडर को आपको चेंज नहीं करना, ठीक है, और उसमें स्क्रू आपका पहले से फिक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब सिलेंडर क्या करा, सिलेंडर हेड है उसका और उसके स्क्रू है, सिलेंडर का हेड को हटा दिया, दूसरा लगा दिया, बोल्ट फिक्स कर दिया, ऐसे सर, बहुत सिंपल है नहीं। तो बहुत टाइप के यहाँ पर थ्रेडेड जॉइंट हमारे आ जाते हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ और रह गई होगी तो मैं बाद में आपको इसके बारे में और बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं इसका डिजाइन करेंगे, डिजाइन बोल्टेड जॉइंट जो है जिसका बोल्टेड जॉइंट का डिजाइन होगा वो करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।